Hello everyone, good morning to you all, and welcome to our channel where we simplify complex topics and helps you master economics. So today we will have another interesting topic, and what that topic is? India's economy on track to become the world's third largest by 2027. Interesting ना? सुन के इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? तो हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी जो है 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। अभी करंटली जो इंडियन इकोनॉमी है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हमारी जो करंट जीडीपी है वो $3.9 ट्रिलियन है इन 2025 में, ठीक है। और 2027 तक में प्रोजेक्ट किया गया कि जीडीपी हमारी $5.4 ट्रिलियन तक जा सकती है या फिर उसको सरपास भी कर सकती है। इंडिया is making history from developing economy to becoming a global powerhouse. We are witnessing a transformation that reshape the world economy. हमारा ये भी है कि इंडियन इकोनॉमी है वो जापान और जर्मनी इकोनॉमी को सरपास कर सकती है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है ग्लोबली। बट हाउ डिड वी गेट हियर? कैसे आ सकते हैं हम 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पे? उसके लिए हम ये समझने के लिए हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि कुछ की पॉलिसीज़ या फिर अभी तक की जो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो देखेंगे। कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स देखने वाले हैं कि क्या आखिर ग्रोथ ड्राइवर्स है, किस चीज़ क्या ड्राइव कर रहा है हमारी ग्रोथ को, हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को। कुछ फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी देखने वाले हैं फॉर इंडियाज़ इकोनॉमी एमिंग टू रीच थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली बाई 2027. So let's start with the comprehensive overview of India's economic growth. 2000 की अगर हम बात करें तो कुछ रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए थे। बात अगर हम करें 1991 की तो उस टाइम से एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2000 के बाद की, ठीक है। 2000 में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे जिसका एम था लिबरलाइज करना अपने इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है। और इसमें क्या था, कुछ डीरेगुलेशंस थे, टैरिफ्स को रिड्यूस करना था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना था। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बेस बना चुकी थी, एक ग्राउंड वर्क हो चुका था सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। 2005 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हमारे वहाँ पे देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे। एक सब्सटेंशियल इंक्रीज़ था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ड्यू टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्लियर रिफॉर्म्स, जिसने हमारी जो जिसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी करा था, ठीक है। 2010 की बात करें तो जीडीपी उस टाइम पे हमारी 8.5% तक पहुंच चुकी थी, और ये शो करता है कि जो हमने पहले रिफॉर्म्स किए थे वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थे। ये उन रिफॉर्म्स की इफ़ेक्टिवनेस को ही शो करता है बेसिकली। और ये जो रिफॉर्म्स हुए इसने रॉबस्ट ग्रोथ भी दिखाया हमें, ठीक है। जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है 2015 में लॉन्च हुआ था, जो कि उसका बेसिक एम था बूस्ट करना मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और जॉब क्रिएशन को बूस्ट करना उसका एम था। उसने कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करा था और ट्रांसफॉर्म करा था इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह हब में ट्रांसफॉर्म करा था, ठीक है। ये हमने कुछ ओवरव्यू लिया। अब हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसी देखेंगे जो हम, वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम, जो कि अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था। अप्रैल 2020 में लॉन्च हुआ था, आई एम सीरियसली सॉरी, अप्रैल 2020 में लॉन्च हुआ था जो कि। और ये जो स्कीम है ये किस लिए आया था? इस स्कीम को लाया गया था कि मैन्युफैक्चरिंग हमें बूस्ट करनी है, हमें अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन्हांस करनी है इंडियन फर्म्स की, और जॉब्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं कंपनीज जो हैं वो इनकरेज हुई थी कि वो इन्वेस्ट कर सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करें, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं नहीं, इससे हमने 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करा था इस स्कीम के थ्रू, सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आत्मनिर्भर भारत दूसरा इनिशिएटिव, नेक्स्ट इनिशिएटिव की अगर हम बात करें आत्मनिर्भर इनिशिएटिव की, इसमें हैज़ प्लेड क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग सेल्फ रेजिलियंस बाय बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हुई थी और
एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हुआ था। ये जो पॉलिसी है इसका एम था जो इम्पोर्ट्स पे हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना, और जो इंडियन इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी है कि वो ग्लोबल डिमांड्स के साथ, लोकल डिमांड्स के साथ साथ ग्लोबल डिमांड्स को भी मीट कर सके, उसको उभारना, उसको इन्हांस करना। ठीक है, तो इस आत्मनिर्भर इनिशिएटिव ने ये काम करा, और इसकी वजह से इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है उसने हिट करा $770 बिलियन इन 2024, द हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएम गति शक्ति की, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कीम आई हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना था इसे इंटीग्रेट, इसमें वेरियस सेक्टर्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ये सारे पीएम गति शक्ति के अंदर इंक्लूडेड हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है फॉर मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करें इसके बजट लोकेशन की, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड बजट लोकेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो जो बजट लोकेट हुआ है इस 10 लाख करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि 33% इंक्रीज फ्रॉम 2024 में, जो 2024 में बजट लोकेट हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उससे भी 33% ज़्यादा है ये। ठीक है, और इसमें सेक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं लाइक रेलवे, हाईवेज, ग्रीन एनर्जी हो गई, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और पाइपलाइंस की अगर बात करें, पाइपलाइन के बजट लोकेशन की, वो क्या है? 111 लाख करोड़ पाइपलाइन का बजट लोकेशन है। ठीक है, हमने कुछ की इनिशिएटिव्स देखे, पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखे और बजट लोकेशन देखें। अब हम और देखने वाले हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कि इन ग्रोथ को और ड्राइव कर सकती हैं, ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे कुछ इकोनॉमिक सेक्टर्स को और उनके इम्पैक्ट्स को। की सेक्टर्स ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आईटी सेक्टर। इंडिया की अगर आईटी सेक्टर की हम बात करें तो इज़ currently a global leader contributing 7.7% to GDP and growing at 12% annually। समझ रहे हो आप? 7.7% GDP का ये कंट्रीब्यूट कर रहा है और 12% से एनुअली ग्रो कर रहा है। एक्सपोर्ट फ्रॉम आईटी and business process management services stood at $230 billion in 2024. Or initiatives like Digital India have revolutionized governance and citizen services. Okay. Next is renewable energy. Renewable energy के सेक्टर में अगर हम बात करें तो इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स। अभी जो टारगेट है वो 500 गीगावाट का है। 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी होगी हमारे पास 2030 तक। उसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी लीड करेंगे। ठीक है, और ये जो ये शिफ्ट हो रहा है, पहले कोल, फॉसिल फ्यूल्स और कोल वगैरह यूज़ करते थे, जो ये अभी शिफ्ट है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, ये कहीं ना कहीं हमें हमारी फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा और प्रमोट करेगा सस्टेनेबल ग्रोथ को। नेक्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी की, तो एग्रीकल्चर जो है वो 7.8% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय करता है 50% ऑफ दी वर्कफोर्स। प्रोग्राम्स लाइक पीएम किसान एंड एग्रीटेक startups are improving rural income and productivity। जो एग्री एक्सपोर्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो है उसने भी क्रॉस कर रखा है 5.5 लाख करोड़ इन 2024। तो आप ग्रोथ देख रहे हो, ये बेसिकली सारी ग्रोथ प्रोजेक्शंस और ग्रोथ एनालिसिस हो रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है सारी चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हैज़ लेड अ सर्ज इन एफडीआई। इसने रैपिड इंक्रीज करा है एफडीआई में इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेक्टर्स लाइक ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। हमने कुछ की सेक्टर्स देखे जो कि ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं फोर्सेस ऑफ ग्रोथ को। नेक्स्ट देखने वाले हम कॉम्पीटिंग इन द ग्लोबल स्टेज। कॉम्पीटिंग ऑन द ग्लोबल स्टेज, इंडिया ग्लोबली कॉम्पीट कर कैसे रही है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, कुछ स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस हैं या नहीं है। तो कुछ हैं स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस भी हैं इंडियन इकोनॉमी के पास, और वो क्या है? लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया के पास अभी 900 मिलियन वर्किंग पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से कि इंडिया ग्लोबली इस चीज़ में लीड कर सकता है।
और कहीं ना कहीं ये जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, पोजीशन इंडिया एज अ की प्लेयर इन ग्लोबल लेबर मार्केट, प्रोवाइडिंग अ वास्ट पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है एंड इनोवेशन में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, बाय 2027 इंडियाज लेबर फोर्स विल अकाउंट फॉर 22% ऑफ ग्लोबल वर्क फोर्स ग्रोथ। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट FDI inflows. 2024 में India attracted FDI inflows amounting to $89 billion, making it one of the top destination for global investors like UAE, USA, Singapore, and Japan. India's ranked among the top five ग्लोबली। इंडिया की जो भी रैंकिंग है FDI में वो टॉप 5 में है ग्लोबली की अगर हम बात करें तो। स्ट्रैटेजिक ट्रेड अग्रीमेंट्स, कुछ इंडिया ने कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करे हैं विद की इकोनॉमी सच एज UAE, UK, ऑस्ट्रेलिया। और ये जो अग्रीमेंट्स हैं ये क्रूशल रोल प्ले करते हैं एज द फैसिलिटेट ट्रेड, टैरिफ्स रिड्यूस करते हैं और इकोनॉमिकली प्रमोट करते हैं, इकोनॉमिक कोलाबोरेशंस में प्रमोट करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं इंडियाज़ ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस। नेक्स्ट देखिए, अगर एक्सपोर्ट बूम की बात करें तो स्क्रीन पे दिख रही है जैसे कि 2015 से 2026 तक की प्रोजेक्शन है। 2015 में $250 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हो रहे थे और अभी 2026 तक का है कि $850 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा। जैसे कि 2024 में $770 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल एक्सपोर्ट हब। इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बन रही है। इन 2024 इंजीनियरिंग, गुड्स, टेक्सटाइल्स एंड IT सर्विसेज डोमिनेटेड द एक्सपोर्ट सेक्टर। अब इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ग्रोथ हो रहा है, तो चैलेंजेस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। नो ग्रोथ स्टोरी इज विदाउट इट्स चैलेंजेस एंड इंडिया इज नो एक्सेप्शन। सो लेट्स सी द चैलेंजेस हिंडरिंग ग्रोथ। अंडरस्टैंड करते हैं जो चीज़ें हर्डल्स बन रही हैं हमारे ग्रोथ पाथ में। पहला जो है उसमें से वो अनएम्प्लॉयमेंट है। इतने अच्छे ग्रोथ के बाद भी डिस्पाइट बीइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ 7.5% इन 2025, जो कि इंडिकेट करता है जॉबलेसनेस विच कैन हैव डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल वेलबींग। Initiatives like Skill India and Startup India are addressing skill mismatches. Next is income inequality. जो टॉप 10 जो वेल्थ है वो टॉप 10% जो पॉपुलेशन है उसमें 60% ऑफ वेल्थ, टोटल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड, और बाकी का 40% जो वेल्थ है वो 90% लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कहीं ना कहीं रेज कर रहा है कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक फेयरनेस एंड सोशल कोहेजन। लेकिन इसके लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें करी गई हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक जन धन योजना एम टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि कहीं ना कहीं 60% जो 10% में बटा हुआ है, 60% वेल्थ जो 10% में बटा हुआ है वो कहीं ना कहीं 20% होगा, 40% होगा, फिर 20% होगा, 10% होगा, कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। ग्लोबल रिस्क की बात करें तो राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस poses significant risks to economic growth and can impact India's trade. लेकिन इसके लिए भी कुछ चीज़ें करी गई हैं। India focuses on domestic demand and diversified trade routes which minimize exposure. फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर प्रोजेक्शंस की अगर हम बात करें तो कहीं ना अभी ये भी चल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 10 ट्रिलियन भी क्रॉस कर सकती है, फिर बन सकती है 2030 तक, लीडिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इनोवेशन एंड एक्सपोर्ट्स। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ये जो इंडिया की जो जर्नी है ये सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर में ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो लाइफ है, मिलियंस ऑफ इंडियंस की लाइफ है, उसको भी इम्प्रूव कर रही है। सो मेरे साइड से इतना ही। थैंक यू। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंसाइटफुल, मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब to the channel and stay tuned as we explore the evolving dynamics of India's economy and its impact on the world stage. So let's decode the economy together. Thank you.